जिसका नाम डियाब्लो होता है। रियल लाइफ में वो एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और लोनली इंसान होता है जो कि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम एक छोटे से कमरे में बंद होकर गेम्स खेलते हुए बिता देता है। उसकी रियल दुनिया बिल्कुल बोरिंग होती है, इसलिए वो अपनी खुशी सिर्फ गेम्स के अंदर ही ढूंढ पाता है। डियाब्लो एक पॉपुलर फैंटेसी गेम का हार्डकोर प्लेयर होता है। इस गेम के अंदर उसका कैरेक्टर भी डियाब्लो ही होता है जो कि एक ओवर पावर डीमन लॉर्ड होता है। गेम वर्ल्ड में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक प्लेयर्स उसके सामने टिक भी नहीं पाते। इसी वजह से काफी लोग उससे डरते भी हैं और उसका नाम पूरे गेम में फेमस हो चुका होता है। लेकिन एक रात अचानक से कुछ अजीब हो जाता है। डियाब्लो जैसे ही गेम खेल रहा होता है वैसे ही वो सीधा गेम के वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि अब अपने इन गेम कैरेक्टर के बॉडी के अंदर है। उसके सामने दो लड़कियां होती है जो कि इस बात पर लड़ रही होती है कि डियाब्लो को किसने समन किया। डियाब्लो कुछ बोलना चाहता है लेकिन रियल लाइफ में सालों तक किसी से बात ना करने की वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकल पाती। वो अंदर से काफी नर्वस होता है पर बाहर से अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने डीमन लॉर्ड के रोल में ही एक्ट करेगा। वो दोनों लड़कियों को ठंडे और घमंडी आवाज में लड़ना बंद करने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक उन दोनों की बॉडीज बिना उनके कंट्रोल के मूव करने लगती है। वो मजबूरी में एक दूसरे से हाथ मिला लेती है और उसी वक्त उनके गले में स्लेव कॉलर्स अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि असल में उन्होंने डियाब्लो पर इंस्लेवमेंट रिचुअल यूज किया होता है। लेकिन डियाब्लो के पास एक स्पेशल डीमन लॉर्ड रिंग होती है जो हर तरह के मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से रिचुअल उल्टा उन पर ही पड़ गया होता है। सिटी जाते वक्त लड़कियां सोच में पड़ जाती है कि ये सब कैसे हो गया। तब डियाब्लो उन्हें अपनी रिंग के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद एक लड़की गुस्से में कहती है कि वो किसी ट्राई हार्ड डीमन लॉर्ड की स्लेव नहीं बनना चाहती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे समझाती है कि वो मिलकर इस रिचुअल को अंडू करने का तरीका ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो लोग सिटी पहुंच जाते हैं और सीधा एक इन में जाकर रूम से ले लेते हैं। वहाँ पर भी दोनों लड़कियां डियाब्लो को लेकर बहस करने लगती है। सिचुएशन को ऑकवर्ड देखकर डियाब्लो एक अजीब सा सोल्यूशन सजेस्ट करता है जिससे कि वो दोनों चुप हो जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद जब सब कुछ शांत होने वाला होता है तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर एक औरत खड़ी होती है जिसका नाम कैस्टिलाइन होता है। डियाब्लो उसे पहचान लेता है क्योंकि गेम में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है जो मेज एसोसिएशन की हेड और इस शहर की गार्डियन भी होती है। कैस्टिलाइन बताती है कि वो सिर्फ रैम का हाल चाल लेने के लिए आई थी, लेकिन जब उसकी नजर लड़कियों के गले में स्लेव कॉलर पर पड़ती है तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाती है। बाद में सब लोग नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रैम पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। कैस्टिलाइन प्रॉमिस करती है कि वो इस रिचुअल को अंडू करने का सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेगी। इसी बीच एक गार्ड जिसका नाम ग्लोक होता है डियाब्लो से बदतमीजी से बात करता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। पहले डियाब्लो थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अब एक नॉर्मल गेमर नहीं बल्कि एक पावरफुल डीमन लॉर्ड है। वो गार्ड को वार्निंग देता है जिससे कि पूरा माहौल ही सीरियस हो जाता है और इसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि एक बेकार सी जिंदगी जीने वाला गेमर अब एक नया दुनिया में अपनी असली पावर के साथ अपनी कहानी शुरू कर चुका है। लकीली कैस्टिलाइन सिचुएशन को संभाल लेती है और एस रैंक पार्टी को पीछे हटने का सिग्नल देती है। उसके बाद वो रैम से अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन रैम क्लियरली मना कर देती है और वो बोलती है कि वो कैसल में छुप कर रहना नहीं चाहती बल्कि एक एडवेंचरर बनकर दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। ये सुनने के बाद कैस्टिलाइन उसकी बात को समझ जाती है और अपने लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। डियाब्लो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और रैम से पूछता है कि इतनी पावरफुल कैस्टिलाइन तुमसे मिलने क्यों आई थी, लेकिन रैम इस सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। डियाब्लो के गेमर इंस्टिंक्ट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सोचता है कि ये कोई बड़ी सीक्रेट वाली साइड क्वेस्ट हो सकती है, इसलिए वो शेर को बोल देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रूम में ना आए क्योंकि वो रैम से सीरियस बात करना चाहता है। रूम में पहुंचते ही डियाब्लो रैम से पूछता है कि असल बात क्या है। रैम थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि उसे डर है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद से डियाब्लो उसे छोड़कर चला जाए। ये सुनने के बाद डियाब्लो उसे शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि चाहे जो भी सच हो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। डियाब्लो की बातों से रैम का दिल हल्का हो जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रैम अपना सीक्रेट बताती है कि उसके अंदर डीमन क्रेमलम की सोल सील्ड है और अगर कभी उसकी मौत हो गई तो वो डीमन लॉर्ड फ्री हो जाएगा। रैम ये भी बताती है कि इस सोल को उसके बॉडी से निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर डियाब्लो को उस पर तरस आ जाता है और उसे वादा करता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और उसकी मदद करेगा। डियाब्लो की बात सुनते ही रैम खुद को रोक नहीं पाती और आंसुओं में टूट जाती है। बाद में जब रैम सो जाती है डियाब्लो अकेला टाउन में स्क्वायर में जाकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर ग्लोक और कुछ मेजेस और आ जाते हैं। डियाब्लो उन्हें इग्नोर करना चाहता है लेकिन ग्लोक को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो एक समनिंग क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे कि एक लेवल 30 फायर ब्रीथिंग सालामंडर समन हो जाता है जो दिखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। सब लोग घबरा जाते हैं लेकिन डियाब्लो कामली बोलता है कि वो लेवल 130 का है और ये कहकर एक पावरफुल एक्सप्लोजन स्पेल का यूज करता है जिससे कि सालामंडर तुरंत ही खत्म हो जाता है और जमीन तक पिघल जाती है। डियाब्लो की पावर को देखकर ग्लोक की हालत खराब हो जाती है और वो डर के साथ पूछता है कि
डियाब्लो असल में कौन है? डियाब्लो सिंपल शब्दों में कहता है कि वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। अगले दिन जब डियाब्लो रैम और शेर एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, डियाब्लो नोटिस करता है कि आसपास कोई भी ह्यूमन नहीं है। वो इस बारे में लड़कियों से पूछता है। लड़कियां बताती है कि ये डेमी ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ह्यूमंस रियरली आते हैं, और ये सुनकर डियाब्लो को समझ में आ जाता है कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है, और शायद से इसी वजह से ग्लोक उससे बिना वजह के नफरत कर रहा था। क्यूरियोसिटी में डियाब्लो पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में लेवल से स्ट्रेंथ मेजर होती है? शेर बताती है कि हाँ, यही सिस्टम फॉलो होता है। तब रैम रिवील करती है कि वो खुद लेवल 40 समनर है, और जिस गिल्ड में वो जा रहे हैं वहाँ का लेवल मेजर करने का प्रॉपर सिस्टम भी होता है। और यहीं से डियाब्लो की नई दुनिया में एक और सीरियस एडवेंचर शुरू होने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद डियाब्लो, रैम और शेर गिल्ड पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर शेर अपना फॉर्म फिल करता है, और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक बड़े से मिरर के पास ले जाती है। वो बताती है कि ये मिरर किसी भी इंसान की मैजिक पावर और लेवल को मेजर करता है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना होता है कि मिरर पर हाथ रखकर अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालनी होती है। सबसे पहले शेर मिरर के सामने आती है और ध्यान से मिरर पर अपना हाथ रखती है और अपनी मैजिक पॉर करती है। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि शेर का लेवल 30 है। ये सुनकर सब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि शेर का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद डियाब्लो की बारी आती है। जैसे ही डियाब्लो मिरर पर हाथ रखता है और अपनी मैजिक रिलीज करता है, पूरे रूम में एक पावरफुल मैजिक वेव फैल जाती है। मिरर जोर से चिल्लाने लगता है और हवा तक हिलने लगती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर डियाब्लो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। तभी अचानक एक बनी ईयर वाली लड़की गुस्से में रूम के अंदर घुस आती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि इतनी डेंजरस मैजिक का यूज कौन कर रहा है। उसका नाम सैली होता है और वो इस गिल्ड की मास्टर भी होती है। वो तीनों को अपने साथ एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है। प्राइवेट रूम में सैली डियाब्लो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल चेक करती है और सीधा सच बोल देती है। वो बताती है कि डियाब्लो का लेवल इतना ज्यादा है कि गिल्ड का सिस्टम उसे मेजर नहीं कर पा रहा है। सैली ये भी कहती है कि शायद से डियाब्लो को लोअर रैंक वालों से ऑर्डर लेना भी अजीब लगे। इस पर डियाब्लो कामली जवाब देता है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, रैंक या अथॉरिटी नहीं चाहिए। डियाब्लो की ये बात सुनकर सैली थोड़ा हंस पड़ती है और ऑफिशियली उसे गिल्ड का एडवेंचरर वेलकम करती है। डियाब्लो के पहले क्वेस्ट के लिए सैली उसे मैजेस एसोसिएशन से एक नई रिक्वेस्ट लेकर देती है। इस क्वेस्ट में उन्हें एक डेंजरस मॉन्स्टर मोनोर स्नेक की आंखें कलेक्ट करनी होती है, लेकिन सैली वॉर्न करती है कि ये क्वेस्ट थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद डियाब्लो और दोनों लड़कियां मैन ईटिंग फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में डियाब्लो कैजुअली पूछते कि क्या वो टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट तक नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने टेलीपोर्टेशन जैसे चीज कभी सुनी ही नहीं होती। शेर हंसकर कहती कि अगर ऐसा होता तो सब लोग उसे ही यूज करते हैं। लगभग 5 घंटे चलने के बाद वो लोग फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। डियाब्लो का हाल बहुत ही बुरा हो चुका होता है, क्योंकि इतनी वॉकिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की होती। वो थकान में ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। फॉरेस्ट का सर्वे करते वक्त शेर को एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो बताती है कि उसे पेड़ों के बीच लोग छुपने का एहसास हो रहा है। ये सुनते ही रैम और डियाब्लो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद से वो किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। डियाब्लो अपने मैजिक स्टाफ निकालता है और शेर एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करती है। उसके बाद डियाब्लो एक पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जिसका ब्रस्ट रेन होता है। ये स्पेल पेड़ों को जला देता है और जहाँ जहाँ दुश्मन छुपे होते हैं बाहर गिरने लगते हैं। डियाब्लो की पावर को देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान हो जाती है। जलती हुई पेड़ों के बीच से जो लोग निकल रहे होते हैं वो सब एल्फ होते हैं। वो डियाब्लो पर इल्जाम लगाते हैं कि वो एक स्लेवर है और उनकी प्रिंसेस को कैद करके रखा हुआ है, और यहीं से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली होती है। डियाब्लो और रैम दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सेरा असल में एक प्रिंसेस है। सबसे ज्यादा शौक डियाब्लो को लगता है, क्योंकि गेम के अंदर वो रॉयल एल्फ फैमिली के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी वो सेरा को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद डियाब्लो अपना ध्यान उन एल्फ पर लेकर आता है और उन्हें क्लियरली बताता है कि सेरा उनकी स्लेव नहीं है बल्कि उनकी लीडर है। लेकिन एल्फ का लीडर सल्जर इस बात को मानने से तैयार नहीं होता। वो सेरा के गले में लगी इंस्लेवमेंट कॉलर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि डियाब्लो तुरंत उस कॉलर को उतारे। डियाब्लो कुछ बोलता है, उससे पहले सेरा खुद बोल पड़ती है। वो कहती है कि वो वापस अपने घर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो अपने भाई के लिए सिर्फ एक बेबी मशीन बनकर नहीं रहना चाहती। सेलियर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि घर लौटना ही होगा, लेकिन सेरा गुस्से में बोल पड़ती है कि उसकी इंटेलिजेंस का इंसल्ट मत करो और क्लियर कर देती है कि वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगी। ये सुनने के बाद सेलियर धमकी देता है कि अगर वो खुद नहीं आएगी तो उसे जबरदस्ती लेकर आएंगे। तब डियाब्लो गुस्से में बोलता है कि अगर उन्हें लगता है कि उसके सामने वो ऐसा कर सकते हैं तो वो बिल्कुल पागल है, क्योंकि पहले वो उनकी बदतमीजी कर चुका है। एल्फ्स को पता नहीं होता है कि डियाब्लो असल में कितना पावरफुल है, इसलिए वो उस पर एरोस चला देते हैं, लेकिन उनके एरोस डियाब्लो को छू तक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। ये देखकर डियाब्लो उनसे पूछते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर या डीमन से लड़ने के लिए भी यही वेपन यूज करते हैं। एल्फ्स बताते हैं कि वो
वो ऐसी फाइट करते ही नहीं है। उनके जवाब से डियाब्लो समझ जाता है कि इस दुनिया में लोग कितने वीक होते हैं, क्योंकि ना तो ये साइड क्वेस्ट करते हैं और ना ही ट्रेनिंग लेते हैं। तभी सेल्चर एक टेम्पेस्ट एरो निकालता है जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। डियाब्लो बिल्कुल भी नहीं डरता और उससे कहता है कि शूट करके दिखाओ। सेल्चर एरो को चला देता है, लेकिन वो एरो डियाब्लो पर तो लगना दूर पास भी नहीं आ पाता। इसके बाद डियाब्लो अपना स्टाफ निकालता है और पूरी जगह को बर्फ से जमाना शुरू कर देता है, जैसे एक मिनी आइस एज आ चुकी हो। तभी अचानक से गला वहाँ पर आ जाता है और वो एल्फ को डांटता है कि वो डियाब्लो को क्यों नहीं हरा पाए। यहीं पर सबको पता चलता है कि पूरे अटैक के पीछे मास्टरमाइंड गला ही था। वो अभी बोल ही रहा था कि डियाब्लो उसके पास आ जाता है और धमकी देता है कि अगर दोबारा पास आया तो उसे जिंदा जला देगा। और ये सुनते ही गला डर के भाग जाता है। उसके जाने के बाद सराह एल्फ्स को बताती है कि वो वापस जाकर उसके फैमिली को बता दे कि उसने एक फैमिली को चुन लिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। रात को जब रैम मैजिस एसोसिएशन में जाकर गोलोक की कंप्लेंट कर रही होती है, तब डियाब्लो इनमें सराह के साथ होता है। सराह डियाब्लो से उसकी पावर के बारे में सवाल करती है। डियाब्लो उसे बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया से आया है जहाँ पर लेवल अप करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। ये सुनकर सराह पूछती है कि क्या उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। डियाब्लो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे अपनी जिंदगी की केयर है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो क्रिप्स जैसे डीमन लॉर्ड को कभी भी नहीं हरा पाएगा। क्रिप्स का नाम सुनते ही सराह पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि वो रैम को चूज कर रहा है, क्योंकि रैम भी क्रिप्स को हराना चाहती है। डियाब्लो जवाब देता उससे पहले ही सराह उसे बेड पर गिरा देती है और जब डियाब्लो उसे हटाने की कोशिश करता है तो गलती से उसके प्रोट्स को पकड़ लेता है। इस सीन में डियाब्लो अपना हाथ हटाता ही नहीं है, बल्कि सराह खुद उसे कहती है कि आराम से टाइम लो। डियाब्लो का दिमाग बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट क्रॉस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रैम वहाँ पर आ जाती है और जैसे रैम उन दोनों को इस हालात में देखती है वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। कुछ दिन के बाद सेलिया डियाब्लो और दोनों लड़कियों को गिल्ड बुलाती है, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक स्पेशल क्विस्ट होता है। जब रैम को पता चलता है कि ये क्विस्ट कैलिस्टाइन ने अरेंज किया है तो वो तुरंत मना कर देती है। रैम कहती है कि हेड मैच का कोई एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन सराह बोलती है कि अगर उन्होंने क्विस्ट को मना कर दिया तो पैसे का नुकसान हो जाएगा, जो उन्हें वैसे भी चाहिए। आखिर ये डिसाइड होता है कि डियाब्लो और सराह के साथ में क्विस्ट पर जाएंगे। ये क्विस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, जिसमें उन्हें बस टाउन के बाहर अनलॉक ब्रिज तक रिफ्रेशमेंट डिलीवर करने होते हैं। जैसे रैम ये सुनती है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कैलिस्टाइन उसका मजाक उड़ा रही है। गिल्ड से निकलते वक्त उसका रास्ता एक लड़का रोकता है जिसका नाम एमिल होता है। वो टिपिकल हैंडसम टाइप का होता है और खुद को सब लड़कियों का लवर मानता है। वो बोलता है कि उसने शहर में अफवाह सुनी है कि एक डीमन को डिफरेंट रेसेस की लड़कियों के साथ घूम रहा है और उसे पूरा यकीन होता है कि वो डीमन डियाब्लो ही है। डियाब्लो थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है कि लोग उसे डीमन कह रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि उसके हॉर्न्स फेक हैं। उल्टा वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक रियल चैलेंजर मिल गया है। एमिल अटैक करता है, लेकिन डियाब्लो अपने गेमर एक्सपीरियंस की वजह से उसकी मूव्स पहले से ही पढ़ लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एमिल थोड़ा सा इंप्रेस होता है और बोलता है कि वो सिर्फ वॉर्म अप था। ये सुनकर डियाब्लो और एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अगला मूव इतना स्लो होता है कि डियाब्लो को गुस्सा ही आ जाता है। अपने मेंटर अरोन की तरह डियाब्लो और अब के बीच में ही एमिल को एक पंच मार देता है, जिससे कि वो सीधा पीछे वाले वॉर पर जाकर गिरती है। कहने की बात ये होती है कि एमिल फिर भी उठ जाती है, लेकिन इससे पहले वो दोबारा से अटैक करे। रैम और सराह दोनों बीच में ही आ जाती है। वो एमिल को बताती है कि कैसे उन्हें इंस्लेव किया गया था। ये सुनकर एमिल शर्मिंदा हो जाता है, माफी मांगता है और बोलता है कि अगर कभी भी मदद चाहिए तो उसे याद करना। इसके बाद डियाब्लो और सराह ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन सराह पूरे रास्ते बोर होने की कंप्लेंट करती रहती है। एक पॉइंट पर वो मजाक में बोलती है कि क्यों ना हम स्किनी डिपिंग कर लें। ये सुनते डियाब्लो का दिमाग गर्म हो जाता है और उसके मन में अजीबो अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो सराह को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन सराह जिद करती है और उसके आसपास आ जाती है। डियाब्लो ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब उसका हाथ थोड़ा सा एक्सपोज्ड लुक को देख लेता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक सोल्जर डियाब्लो को देखते हैं वो तुरंत उसे घेर लेते हैं। सोल्जर उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो फेलन डीमन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैर पर हॉर्न्स लगे होते हैं। और यहीं से क्विस्ट का सीन एक नया टर्न ले लेता है। एक सोल्जर डियाब्लो को पहचान लेता है और बोलता है कि यही वो डीमन है जिसके बारे में पूरे शहर में बातें हो रही है। ये सुनने के बाद बाकी सोल्जर्स को अपने वेपन्स नीचे रखने के लिए मान जाते हैं। डियाब्लो को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो पूछता है कि सब इतने टेंस क्यों हैं। तब सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि 100 से ज्यादा फेलन का एक ग्रुप शहर की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर डियाब्लो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि गेम के अंदर फेलन को बॉस लेवल मॉन्स्टर माना जाता था। अगर इतनी बड़ी संख्या में फेलन शहर पर अटैक कर देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन डियाब्लो को भरोसा होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैलिस्टाइन का बैरियर शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर भी डियाब्लो समझ नहीं पाता कि ब्रिज पर सोल्जर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली हो। तब सराह उसे बताती कि फेलन का असली एम क्रेब्स को रिवाइव करना है। ये सुनते ही डियाब्लो बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो सोचते हैं कि कहीं उन्हें रैम की आइडेंटिटी का तो पता नहीं चल गया। वो अपने मन में कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर फाइट हुई
तो क्या अकेले फैलन का सामना वो कर पाएगा। तभी एक सोल्जर आकर उसे ग्रेटिट्यूड लेटर देता है, जो प्रूफ होता है कि उन्होंने बिल्कुल क्वेस्ट सर। को कंप्लीट कर लिया। डियाब्लो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सोल्जर सिचुएशन को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। सोल्जर मानता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो और बाकी सोल्जर वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लोगों को सिरा वापस पहुँचने के लिए टाइम बाई करना है। और ये सुनकर सिरा टेंशन में डियाब्लो की तरफ देखती है। तब डियाब्लो डिसाइड करता है कि अब हीरो बनने का टाइम आ गया है। वो सोल्जर से कहता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। दूसरी तरफ शहर में रैम इन में वापस आ रही होती है। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि कोई उसे मिलने आया है। वो विजिटर कोई और नहीं बल्कि क्लिस्टाइन होती है। इधर ब्रिज पर डियाब्लो सोल्जर को गेट नीचे करने को कहता है, लेकिन सोल्जर मना कर देता है। उसे लगता है कि डियाब्लो पागल हो चुका है, जो कि अकेला फैलन से लड़ना चाहता है। लेकिन सेरा उसे भरोसा दिलाती है कि डियाब्लो ये सब हैंडल कर सकता है। तभी फैलन ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। डियाब्लो सेरा और सोल्जर को पीछे हटने के लिए कहता है, ताकि वो पूरी मैजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। मजबूरी में सोल्जर कॉम्प्लीमेंट करना बंद कर देते हैं और सेरा के साथ रिट्रीट कर लेता है, डियाब्लो को अकेले छोड़कर। डियाब्लो फैलन से कहता है कि उनका उनके टेरिटोरी में आना उसके लिए नुकसान साबित हो रहा है। जैसे ही एक फैलन उस पर फुल पावर से अटैक करता है, डियाब्लो उसे तुरंत सबके सामने एग्जाम्पल बना देता है। इसी वक्त शहर में रैम और क्लेस्टाइन बात कर रही होती है। क्लेस्टाइन रैम को बताती है कि उसने गला को उसके कामों की वजह से डिसमिस कर दिया है और सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए माफी मांगती है। फिर वो रैम से पूछती है कि क्या गला ने जो कहा था वो सच है, यानी क्या डियाब्लो असल में एक डीमन लॉर्ड है। रैम सच बता देती है और कहती है कि डियाब्लो दूसरी दुनिया का डीमन है, लेकिन क्लेस्टाइन इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि उसने कभी किसी और वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड के बारे में सुना ही नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो रैम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए थी कि उसे समन कर पाए। क्लेस्टाइन अंदाजा लगाती है कि शायद से डियाब्लो असल में एक फैलन है, जो कि रैम के अंदर मौजूद डीमन लॉर्ड की पावर की तरफ खींचा आया है। लेकिन रैम तुरंत डियाब्लो को सपोर्ट करती है और साफ कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी अचानक गो गुस्से और पागल जैसे हाल में वहाँ से घुस जाता है और क्लेस्टाइन से डिमांड करता है कि वो अपना डिसीजन वापस ले ले। क्लेस्टाइन शांत तरीके से बोलती है कि अब सोचने जैसा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि गोक ने जो किया उसकी पनिशमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन गोक मानने को तैयार ही नहीं होता। गुस्से में बोलते बोलते वो भी ये मान लेता है कि उसने उन मैजेस को नुकसान पहुंचाया था, जो उसे याद दिला रहे थे कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। इतना कहने के बाद वो एक अजीब सा टैगर निकाल लेता है। जैसे ही मैजेस को समझ में आता वो अपनी जान लेने वाला है, वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोक अब कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। जैसे डैगर पर बना क्रीपी आई खुल जाता है, रैम तुरंत एक स्नेक समन करती है ताकि गोक को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। सबके सामने गोक की जगह एक फैलन अपीयर होता है, जो कि अपना नाम ग्रेवर बताता है। वो कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि अब सबका अपने क्रिएटर से मिलने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ ब्रिज पर डियाब्लो फैलन को लगातार खत्म कर रहा होता है और उसका फैलन बॉडी काउंट 30 पहुंच चुका होता है। ये देखकर फैलन आर्मी की कमांडर एजडगार्ड को खुद आगे लेकर आती है और डियाब्लो को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। डियाब्लो खुशी खुशी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने एजडगार्ड को हरा दिया तो बाकी फैलन रिट्रीट कर जाएंगे। इधर टाउन में मैजेस क्लिस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रोवर पर अटैक करते हैं। जैसे ही रैम को मौका मिलता है और वो क्लिस्टाइन को इनसे बाहर लेकर जाती है, लेकिन ग्रोवर तुरंत उनका पीछा करता है और उन दोनों को एक बंद एली में कॉर्नर कर देता है। बचने के लिए रैम एक 3 हॉर्नेड बुल समन करती है ताकि वो रास्ता बना सके, लेकिन ग्रेवर की स्ट्रेंथ किसी गोरिल्ला जैसी होती है और वो सिर्फ एक पंच में उस बुल को गिरा देता है। जैसे ही ग्रेवर रैम पर अटैक करने वाला होता है, मैन ऊपर की छत से कूद कर नीचे आ जाता है और उस लिजार्ड जैसे मॉन्स्टर को पीछे हटने के लिए कहता है। उसी वक्त कुछ और एडवेंचरस भी वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रेवर को घेर लेते हैं। वो साफ बोल देते हैं कि वो क्लिस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। ग्रेवर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है और उन्हें चैलेंज कर देता है। एमिल आगे बढ़ता है और ग्रोवर पर शॉट से अटैक करता है, लेकिन ग्रोवर आराम से उस अटैक को रोक लेता है और अपनी मैजिक एनर्जी का एक ब्लास्ट एमिल को पीछे धकेल देता है। ग्रोवर घमंड के साथ बोलता है कि वो मेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा सोर्सर है और एमिल को पूरी निराशा में धकेल देता है। एमिल बिना डरे दोबारा से अटैक करती है, लेकिन ग्रोवर एक हाथ से अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से एक डार्क ब्लड स्पेल चला देता है। एमिल जमीन पर गिर जाता है और जब रैम और क्लिस्टाइन देखते हैं कि वो खून खांस रहा है तो वो ग्रेवर से रुकने की गुहार लगाते हैं, लेकिन एमिल एक प्राउड वॉरियर होता है, इसलिए वो मना कर देता है। ये देखकर ग्रोवर उस पर भी अपनी डार्क ब्लड्स चला देता है। इसी बीच ब्रिज पर डियाब्लो और एडलगार्ड की फाइट और ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है और वो दोनों के बीच बैटल अपने पीक पर पहुंचने वाली होती है। ब्रिज पर डियाब्लो एडलगार्ड की स्ट्रेंथ को मान लेता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि उसकी लेवल की नहीं है और उसे फाइट को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एडलगार्ड पीछे हटने की वजह सैक्रिफाइस चार्ज नाम का एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर डियाब्लो तुरंत पहचान लेता है
वो समझ जाता है कि ये स्पेल यूजर के खुद ही हिट पॉइंट्स को कंज्यूम कर लेता है। डियाब्लो थोड़ा सा होपफुल हो जाता है और एजल गार्ड को बोलता है कि वो पूरी ताकत लगाकर दिखाओ। एजल गार्ड भी बिना सोचे समझे अपनी फुल पावर अटैक कर देती है। अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है लेकिन डियाब्लो बिल्कुल खड़ा रहता है। ये देखकर एजल गार्ड शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका अटैक लगते ही डियाब्लो खत्म हो जाएगा। तभी एक सोल्जर वहाँ पर पहुँचता है और बताता है कि टाउन के अंदर फैलन तबाही मचा रहा है और वो कैलेस्टाइन और रैम को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही डियाब्लो तुरंत टेंशन में आ जाता है, जबकि एजल गार्ड के चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ जाती है क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा होता है। डियाब्लो समझ जाता है कि उन्हें प्लान के थ्रू फंसाया गया है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बोलता है कि अगर पार्ली गेट्स देखना नहीं चाहते तो तुरंत कवर कर ले। उसके बाद डियाब्लो अपने स्टाफ एजल गार्ड्स और उसके सारे फैल्कन की तरफ पॉइंट करता है और स्पेल प्रिपेयर करते वक्त एजल गार्ड को आखिरी बार रिट्रीट करने का चांस देता है, लेकिन एजल गार्ड मना कर देती है और कहती है कि वो अपना मिशन पूरा करके डीमन लॉर्ड को रिवाइव करेगी और पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। ये सुनकर डियाब्लो गुस्से में बोलता है कि वो बेवकूफ है क्योंकि असल में डीमन लॉर्ड वही है। अगली पल डियाब्लो के स्टाफ से एक छोटा सा लाइट का टुकड़ा नीचे गिरता है। जैसे ही वो ब्रिज को टच करता है एक भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। ब्लास्ट खत्म होते ही ब्रिज, फैलन और सब कुछ साफ हो जाता है। सिर्फ एक बड़ा सा क्रेटर बचता है जिसमें पानी भरने लगता है। हैरानी की बात ये होती है कि एजल गार्ड ब्लास्ट के इतने पास होने के बाद भी जिंदा बच जाती है, लेकिन डियाब्लो के लिए अब वो प्रायोरिटी नहीं क्योंकि उसे रैम को बचाने के लिए तुरंत टाउन वापस जाना होता है। इधर टाउन में ग्रेवर ने लगभग सारे एडवेंचरर्स को ही हरा दिया होता है। फिर भी किसी तरह एमिल अभी तक खड़ा होता है, चाहे उसकी सारी आर्मर टूट ही क्यों न चुकी होती है। जैसे ही ग्रेवर एमिल को खत्म करने के लिए जा रहा होता है तभी डियाब्लो और सेरा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डियाब्लो एमिल को साइड में हटा देता है और कहता है कि अब वो ग्रेवर को दिखाएगा कि उसका रियल डैडी कौन है। उसके बाद डियाब्लो कैलेस्टाइन को हीलिंग पोशन देता है और बोलता है कि वो एमिल को पिला दे ताकि वो जिंदा रह सके। फिर डियाब्लो सीधा ग्रोवर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्रोवर बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है कि वो फिर भी कैलेस्टाइन को मार कर देंगे। डियाब्लो शांत आवाज में उसे बताता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार है क्योंकि चाहे उसने बैरियर भी तोड़ दिया हो, एजल गार्ड और बाकी फैलन यहाँ तक कभी नहीं आने वाले। और यहीं से डियाब्लो और ग्रोवर के बीच में फाइनल कॉन्फ्रमेशन शुरू होने वाला होता है। ग्रोवर ने गुस्से में डियाब्लो से कहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन डीमन लॉर्ड ने ठंडे आवाज में उसे क्वीन का याद दिलाया कि उसके साथी के पास भेजने का पूरा वादा करेगा। ये सुनते ही ग्रोवर और धधक जाता है और उसने अपनी डार्क ब्लड स्पेल से डियाब्लो पर अटैक कर दिया, लेकिन डियाब्लो की रिंग ने उस स्पेल को रिफ्लेक्ट करके वापस ग्रोवर पर ही चला दिया। ग्रोवर समझ में नहीं पाया कि क्या हुआ और तभी डियाब्लो ने वही स्पेल दोबारा से यूज पर मार दिया। बचने के लिए ग्रोवर ने डार्क प्रेस नाम की एक ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज किया, लेकिन जैसे पहले हुआ था ये स्पेल भी रिफ्लेक्ट हो गया और डियाब्लो ने अपनी पावर मिलाकर उनका इफेक्ट डबल कर दिया। अब ग्रेवर समझ चुका होता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है। डर के मारे वो अपनी जान बख्श देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन डियाब्लो एक भी बात को नहीं सुनता और उसे अंधेरे की एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है, मतलब कि सील कर देता है। जैसे ही ग्रोवर गायब हुआ डियाब्लो खुद लड़खड़ा गया क्योंकि उसके ज्यादातर मैजिक पॉइंट्स खत्म हो चुके थे। सेरा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डियाब्लो कितना थक चुका है, इसलिए वो तुरंत भागकर उसके गले लग गई और उसे बधाई देने लगी। रैम ने ज्यादा शांत तरीके से उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने के लिए थैंक यू कहा। जब डियाब्लो ने देखा कि रैम की आंखों में आंसू है तो वो खुद रुक गया क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि वो रो पड़े। आखिरकार उसने कहा कि उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि रैम उसकी स्लेव है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज को छुए। उसकी हैरानी की बात यह है कि रैम ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि वो उसकी है। डियाब्लो सोचने लगा कि शायद से इस लड़के के दिमाग में थोड़ा सा लालच है। तभी सरा ने पूछ लिया कि क्या वो कभी उसकी है। डियाब्लो जवाब देने ही वाला था, लेकिन उस वक्त सरा उसके बिल्कुल पास आ गई। अगली पल डियाब्लो का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। उस जोर के झटके से उल्टा उछल गया। रैम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी सख्त थी कि डियाब्लो के सिर को कोई भी क्यूजन नहीं मिला और वो तुरंत बेहोश हो गया। 3 दिन के बाद बारिश के दिन जो लोग अटैक में मारे गए थे उन सब का अंतिम संस्कार किया गया और शहर को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया। कुछ दिन के बाद जब डियाब्लो बेड पर आराम कर रहा था तब अचानक सेरा ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड आउटफिट पहनकर उस पर कूद पड़ी। डियाब्लो उसे देखकर घूरता रह गया। तभी रैम गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर आई और सेरा से पूछती कि वो ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रही है जैसे सड़क पर काम करती हो। सेरा ने सीधा सा जवाब दिया कि उसे गर्मी लग रही है। ये सुनते ही रैम ने गुस्से में एल्फ को डियाब्लो से दूर किक कर दिया और वार्निंग दी कि अगर ज्यादा पास आई तो उसकी टेम्परेचर और बढ़ जाएगी। सेरा अपनी सीधी सोच की वजह से बात को समझ नहीं पाई और फिर से डियाब्लो से चिपक गई जैसे रैम और कंप्लेन करने लगी। जब रैम ने देखा कि सेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है तो उसने डियाब्लो का दूसरा हाथ पकड़ लिया। भले ही उससे डियाब्लो को कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन दोनों वहीं पर रुक गए। तभी अचानक सिलाई भी कमरे में आ गई और उसे देखते ही रैम ऐसे पीछे हट गई जैसे जल गई हो, जबकि सेरा वहीं पर रह गई बिल्कुल डियाब्लो के पास।
जब थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब डियाब्लो स्लाइव से पूछता है कि वो यहाँ पर आखिर क्यों आई है। इस पर स्लाइव बताती है कि टाउन के लॉर्ड गोल्फोर्ड ने डियाब्लो के लिए एक ट्विस्ट भेजा है। वो कहती है कि सिराक के फैमिली ने धमकी दी कि अगर सिराक को उनके हवाले नहीं किया गया तो वो उन्हें चीर देंगे। इसी वजह से लॉर्ड चाहता है कि डियाब्लो इस मैटर को हैंडल करे। ये सुनते डियाब्लो का पहला रिएक्शन होता है मना करने का, क्योंकि उसे लगता है कि वो रोकने के लिए सही इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही स्लाइव ये बताती है कि सिराक के भाई ने उसके ऊपर बाउंटी रख दी है तब डियाब्लो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में बोल पड़ता है कि जो चीज उसकी है उसे छूने का किसी को हक नहीं है। उसके बाद डियाब्लो स्लाइव से कहता है कि उसे गोल्फोर्ड के पास ले चलो ताकि वो क्विस्ट के बारे में और डिटेल्स जान सके। स्लाइव भी इस बात को मान जाती है। डियाब्लो का डिसीजन सुनकर सिरा इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो एक्साइटमेंट में उस पर जंप कर जाती है और थैंक यू बोलते हुए कहती है कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगी। ये सब देखकर रैम को थोड़ी सी जेलसी हो जाती है और वो सिरा को डांटते हुए कहती है कि पहले ठीक से कपड़े पहनो। थोड़ी देर के बाद वो सब इनसे निकल पड़ते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में स्लाइव बताते हैं कि गोल्फोर्ड को टाउन का हीरो माना जाता है। कहानियों के हिसाब से जब डीमन लॉर्ड कुरुबुस को जिंदा था तो गोल्फोर्ड ने अकेले ही बहुत सारे फैल्कन मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। ये सुनकर डियाब्लो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि गोल्फोर्ड का लेवल क्या है। इस पर स्लाइव कहते हैं कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसने कभी गोल्फोर्ड को असेस नहीं किया। वो ये भी बताती कि गोल्फोर्ड से डायरेक्टली सवाल पूछना आसान नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इंसान है। इसलिए वो डियाब्लो को वार्निंग देती कि उसके सामने ध्यान से बात करना। जब वो लोग गोल्फोर्ड के पास पहुंचते हैं तब तक डियाब्लो स्लाइव की बात मानता रहता है। लेकिन जैसे ही गोल्फोर्ड पूछते हैं कि क्या डियाब्लो सच में किसी दूसरी दुनिया का डीमन है, डियाब्लो बिना सोचे समझे बोल देता है। बाद में उसे खुद रियलाइज होता है कि उसने गलती की है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि गोल्फोर्ड ने उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर गोल्फोर्ड उसका ध्यान दीवार पर लगे मैप की तरफ ले जाता है और बताता है कि एल्व्स कहाँ रहते हैं। वो कहता है कि मैन पावर के मामले में एल्व्स उनके सामने टिक नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एल्व्स छुपकर अटैक करने में बहुत ही माहिर होते हैं इसलिए वो अपनी आर्मी को भेजकर रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए गोल्फोर्ड कहता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि डियाब्लो इस मैटर को हैंडल करे क्योंकि असली प्रॉब्लम्स एल्व्स को डियाब्लो से है। ये सब सुनने के बाद डियाब्लो क्लियरली कहता है कि वो सरा को अपने साथ ही रखेगा। इस पर गोल्फोर्ड सरा से पूछता है कि वो रॉयल फैमिली छोड़कर एक नॉर्मल कॉमनर की तरह क्यों रहना चाहती है। सरा जवाब देती है कि अगर वो एल्वन किंगडम में ही रहती तो शायद से कभी भी अपनी असली वैल्यू नहीं समझ पाती। गोल्फोर्ड उसकी बात को सुनकर कहता है कि वो इस फीलिंग से रिलेट नहीं कर सकता। उसकी ये बात सरा को थोड़ा सा उदास कर देती है। तभी डियाब्लो आगे आता है और सरा से कहता है कि अपना सर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी की सिंपैथी या फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। गोल्फोर्ड अपनी बात खत्म करने के बाद डियाब्लो को बताता है कि क्राउन कैपिटल से एक इंसान भेजा है जो इस पूरे मैटर में उनकी मदद करेगा। तभी अगले ही पल एक थोड़ी सी नडी दिखने वाला नाइट रूम में एंट्री करता है जो कि अपना नाम एलिसिया बताती है। थोड़ा नॉर्मल बातचीत के बाद एलिसिया अचानक से रैम से पूछ लेती है कि क्या उसे किसी बात का टेंशन है। ये सुनकर रैम शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो पूछती है कि एलिसिया ने ऐसा क्यों सोचा। इस पर एलिसिया तुरंत अपोलाइज करती है और बताती है कि उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था क्योंकि इतनी टैलेंटेड समनर होने के बावजूद रैम किसी के लिए काम नहीं कर रही थी। वो रैम से पूछती कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसमें वो मदद कर सकती तो बिना झिझक उसे बता देना। रैम उसका थैंक यू करती है और उसके बाद एलिसिया स्लाइव को पैसे से भरा बैग दे देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये किंग की तरफ से है और उन सब एडवेंचरर के लिए जो कि फैलन अटैक्स में मारे गए थे। फिर एलिसिया सरा का हाथ पकड़ती है और उसे एश्योर करती है कि उसकी इंडिपेंडेंट डिसीजन को फुली सपोर्ट करती है। सरा ये सुनकर खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा करती है। ये सब देखकर डियाब्लो अपने मन में सोचता है कि एलिसिया थोड़ी सी अजीब है और वो असल में थोड़ा सा जेलस भी होता है क्योंकि एलिसिया इतनी आसानी से लड़कियों की फ्रेंड बन गई। लेकिन जैसे ही एलिसिया डियाब्लो की तरफ देखती है डियाब्लो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि एलिसिया को पता चले कि वो अंदर से कितना ऑकवर्ड है, इसलिए वो अपने डीमन लॉर्ड मोड को ऑन कर देता है। वो गुस्से वाले टोन में एलिसिया को वार्निंग देता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी लिमिट में रहो। सरप्राइजिंगली एलिसिया उसकी बात से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उल्टा कहती है कि अगर डियाब्लो कहे तो अपनी जान देने के लिए भी रेडी है। थोड़ी देर के बाद सब लोग गोल्फोर्ड के घर से बाहर निकल जाते हैं। डियाब्लो लड़कियों से कहता है कि वो पहले एक वेपन स्टोर जाना चाहता है। रैम को समझ में नहीं आता कि जब डियाब्लो का स्टाफ ऑलरेडी टॉप टायर है तो उसे नया वेपन क्यों चाहिए। लेकिन डियाब्लो उससे कहता है कि हर चीज को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जज मत करो। और रैम को ये नहीं बताता है कि असल रीजन ये है कि वो अपनी पावर का इम्पैक्ट कम करना चाहता है ताकि वो किसी को परमानेंटली हर्ट ना करे। कुछ देर के बाद डियाब्लो अपनी पसंद का वेपन खरीद लेता है। फिर वो लोग एक आइटम शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर पोशंस के इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं। तभी अचानक स्मोक स्क्रीन के बीच से सराह को किडनैप कर लिया जाता है। रैम तुरंत आइडेंटिफाई करती है कि ये लोग बाउंटी हंटर्स हैं, लेकिन वो सराह के पीछे जा पाते हैं उससे पहले ही और हंटर्स आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। डियाब्लो एक ही अटैक में उन सभी को दीवार में दे मारता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसका नया स्टाफ पावर का इम्पैक्ट कम कर रहा है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाता है। जब डियाब्लो सराह के किडनैपर्स को स्लो करने के लिए स्पेल फोकस कर रहा होता है तब एक बाउंटी हंटर पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एलिसिया आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। इसके बाद रैम भी ग्रुप के एक लास्ट मेंबर को ढूंढ
छोड़कर उसे हैंडल कर लेती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रैम और एलिसिया डियाब्लो को बताती कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। रैम और एलिसिया पर भरोसा करके डियाब्लो सेरा को ले जाने वाले बाउंटी हंटर्स के पीछे भाग जाता है, लेकिन तभी अचानक एक एली के बीच में एमिल सामने आ जाता है और उन हंटर्स को वहीं पर रोक लेता है। सभी बाउंटी हंटर्स को बांधने के बाद सेरा एमिल का थैंक यू करती कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन रैम थोड़ा सा डाउट करती है और कहती कि ये काफी कोइंसिडेंटल है कि एमिल बिल्कुल उसी वक्त पर कैसे आ गया। इस पर एमिल थोड़ा सा जवाब देता है और कहता है कि उसे स्मेल से पता चल जाता है कि जब कोई लड़की डेंजर में होती है। ये सुनकर सब लोग थोड़े से क्रीप्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए एमिल तुरंत माफी मांग लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि जब उसने सुना था कि सेरा के ऊपर बाउंटी रखी गई है तो वो सब अलर्ट हो गया था। वो कहता है कि सेरा को प्रोटेक्ट करना उसका तरीका है उसका शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि उन्होंने उसे पहले बचाया था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि हंटर्स को हैंडल करने का काम उसी पर छोड़ दिया जाए। ये सुनकर डियाब्लो क्यूरियस हो जाता है और पूछते कि क्या उन सबको जिंदा ही खत्म कर देगा। डियाब्लो का ये सवाल सुनकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन एमिल हंसी में कहता है कि इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहाँ पर जान लेना नॉर्मल हो, वो सिर्फ उन्हें ये सिखाएगा कि औरतों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ये सुनकर डियाब्लो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि वो उन बाउंटी हंटर्स की जगह पर नहीं है। इसके बाद एलिसिया एमिल को सराह को बचाने के लिए थैंक यू करती है, लेकिन एमिल गलत समझ लेता है और वो सोचता है कि एलिसिया उस पर लाइन मार रही है, इसलिए वो बोल देता है कि लाइन में लग जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी चार्मिंग है। जैसे ही एमिल वहाँ से चला जाता है, डियाब्लो सराह को बोलता है कि अब वो उसके बिल्कुल पास ही रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दोबारा कोई किडनैपिंग का सीन हो। ये सुनकर सेरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू करती है। इसी बीच रैम धीरे धीरे डियाब्लो की और पास आ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखती। वो कहती है कि बिना मैजिक यूज किए भी